ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो कि इस दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेविटी सबको अपनी ओर क्यों खींचता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ते हो तो वो नीचे क्यों गिर जाता है? मैं हूँ डीप इमेजिनर और इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेविटी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर ग्रेविटी हमारी अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर क्या होता, यानी कि व्हाट इफ ग्रेविटी डोंट एग्जिस्ट। वैसे तो फिजिक्स इस बात का सबूत है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि अचानक से सब कुछ जीरो ग्रेविटी में तैरने लग जाए। पर क्या होता अगर अर्थ से सारी ग्रेविटी खत्म हो जाती, यानी अचानक से सब लोग हवा में तैरने लग जाते? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा होता तो अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें पहले अर्थ की सरफेस पर रहती थी, जैसे कि इंसान, जानवर, नदी का पानी, यहाँ तक कि समुद्र का पानी और यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर भी उड़कर चला जाता, और बिना हवा और पानी के इस दुनिया में इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाता। चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रेविटी हमें अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है। अगर आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कोई भी परफेक्ट रीज़न नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार इस ब्रह्मांड का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, चाहे डिस्टेंस इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। यानी कि आप, मैं और यहाँ तक कि हमारी पूरी पृथ्वी भी किसी और खींची चली जा रही है, और वो है हमारी गैलेक्सी का सेंटर, जहाँ पर बहुत इंटेंस मात्रा में मास एग्जिस्ट करता है। अब हमारा गैलेक्सी के सेंटर में अट्रैक्ट होने का रीज़न ये है कि इस यूनिवर्स में हर हायर मास वाली बॉडी अपने से लोअर मास वाली बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। चलिए इसे समझ कर देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हर सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी, सब स्पेस में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ स्पेस ना होकर के स्पेस टाइम फैब्रिक है, जिसे हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप स्पेस टाइम फैब्रिक को एक प्लेन चादर की तरह समझें। यहाँ हम मान लेते हैं कि कोई हायर मास वाला ऑब्जेक्ट इस चादर के बीचों बीच है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट उस चादर को नीचे की ओर धंसा देगा। इसी को हम स्पेस टाइम में आया डिस्टॉर्शन कहते हैं। असल में मास चाहे ज़्यादा हो या कम, वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है, जिसकी वजह से स्पेस टाइम में कर्व्स बनने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई लोअर मास वाला ऑब्जेक्ट इस चादर यानी कि स्पेस टाइम फैब्रिक से गुजरेगा तो वो इस चादर के चारों ओर चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे उस हायर मास वाले ऑब्जेक्ट की ओर खींचा चला जाएगा, और इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। यहीं से हम एक और बात समझ सकते हैं कि आखिर पृथ्वी सूरज की चक्कर क्यों काटती है। ऑब्वियस है, क्योंकि सूरज एक हायर मास वाला स्टार है और बाकी सभी प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में हैं वो लोअर मास के हैं, और लोअर मास वाले ऑब्जेक्ट हायर मास वाले ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए धरती भी सूरज की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और उसके चक्कर काटती है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं तो अभी तक पृथ्वी सूरज के एकदम पास आने के बावजूद इसका चक्कर क्यों काट रही है? असल में इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर टेंजेंशियली मूव कर रही है। यानी यहाँ पर अर्थ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ तो किसी और ही डायरेक्शन में स्ट्रेट मोशन करना चाहती है अगर उस पर सन के द्वारा लगाया गया फोर्स जीरो हो। ठीक वैसे ही जैसे हम एक पत्थर पर रस्सी बांधकर उसे घुमाएं, क्या होगा अगर वो रस्सी अचानक से टूट जाए? तो वो पत्थर किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट मोशन करेगा, क्योंकि सूरज अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है और हमें सूरज और बाकी सभी ग्रह के बीच में रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।